हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम के लिए पंचायती राज का ये टेस्ट सीरीज आपका होने वाला है। इसमें हम पंचायती राज से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि बीपीओ का नया सिलेबस आपका जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज आपके सिलेबस में है और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमने दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर दिया था और ये टेस्ट सीरीज दोनों मिला के आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएंगे डायरेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इसमें हम ईजी से लेकर हार्ड लेवल यानी हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन सब कवर किए हुए हैं, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको साथ ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वो आप देखिए। उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को आप यहाँ पर लगाइए, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगभग आपको उससे हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं तो आगे जो आपका लेक्चर वीडियो लेक्चर आएगा उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका क्या है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, भीमराव अंबेडकर या लॉर्ड रिपन। तो वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था, उसमें बताया भी था कि लॉर्ड रिपन आपका क्या है, ब्रिटिश काल में जब आप पंचायती राज को पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत क्रमशः ग्रामीण स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर गठन किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। गांव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण और अनुसूचित जाति तथा जनजाति सदस्यों के लिए उनके अनुपात में यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आपका 73वां संविधान संशोधन जब ऐड किया गया आपके संविधान में पंचायती राज को, तो उसमें ये सब बातें लिखी गई। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा इसमें से आपका कथन सही है। क्या ये सभी सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि 1 2 3 यानी 1 2 3 सही है, या 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है, यानी यहाँ पर आपका 2 हट गया है, 1 3 4 सही है। इसके अलावा 2 3 और 4 सही है। तो इसमें बताइए कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो 3 स्तर पर है ये भी सही है, वयस्क मताधिकार होता है ये भी सही है, और ग्राम जो आपका होता है गाँव का मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है ये भी सही है। महिलाओं के 33% का आरक्षण ये भी सही है। अनुसूचित जाति SC ST के लिए यहाँ पर क्या है आपका सीटों का आरक्षण है उनकी जनसंख्या के आधार पर, तो ये भी सही है। तो चारों कथन यहाँ पर आपका सही, तो यहाँ से जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, JL नेहरू ने यहाँ पर आपका उद्घाटन किया था। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर देखिए इसकी डिटेल भी हमने दे रखी है, आप डिटेल पढ़कर और जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। तो डिटेल में वही चीज़ें लिखी गई हैं, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि उसमें अनुच्छेद आपका है 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 60। तो इसका जो सेंसर होगा, ये भी आपका पिछले वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उसको देखने के बाद। तो इसका जो सेंसर होगा आपका ए नंबर होगा, अनुच्छेद 40। इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायत या पंचायती राज का गठन अपने स्टेट में करेगा, यानी राज्य का कर्तव्य ये बताया गया है। तो ये कर्तव्य के रूप में है। तो पहले कर्तव्य के रूप में ऐड किया गया था अनुच्छेद 40 में। गांधी जी ने, क्योंकि गांव को वो मानते थे, गांव को में ज़्यादा वो तरक्की देना चाहते थे, तो इस कारण गांधी जी के जो उनके मन में जो था उनको रखने के लिए पहले ही संविधान में दे दिया गया, लेकिन कर्तव्य के रूप में राज्य को करना था। लेकिन बाद में क्या किया गया, अनिवार्य बना दिया गया। कब? इसको आपको ऐड करके, यानी कि भाग 9 में इसको ऐड करके आपको अनिवार्य कर दिया गया। जो संविधान संशोधन आपका 73वां हुआ था, हमेशा के लिए इसको क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इतनी न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों हेतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 3 आपके स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर यहाँ पर जिला परिषद होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मध्यवर्ती स्तर का है वो कितने वहाँ पर जनसंख्या हो न्यूनतम, यानी कि उससे कम हो, वहाँ पर फिर आपका उसका गठन नहीं किया जाएगा मध्यवर्ती स्तर पर। ये भी हमने पिछले आपका जो वीडियो लेक्चर दिया गया है चैनल पे, उसके थ्रू आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 20 लाख से कम, 30 लाख से कम, 40 लाख से कम या 50 लाख से कम, या अनधिक का मतलब है यहाँ पर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 20 लाख से कम जनसंख्या जहाँ पर भी है वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर 2 ही स्तर रहेंगे, एक आपका ग्राम स्तर और दूसरा आपका जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर यहाँ पर आपकी रहेगी ग्राम पंचायत, लेकिन मध्यवर्ती स्तर वहाँ पर नहीं रहेगा जहाँ पर 20 लाख से उस नगर की जनसंख्या क्या है 20, या उस ग्राम की जनसंख्या क्या है 20 लाख से कम है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 18 दिसंबर 1980, 2 अक्टूबर 1959, 8 नवंबर 1972 या 1 मार्च 1946। तो सभी को इसका आंसर सही पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर लागू किया गया था पहली बार? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सदस्य की बात हो रही है, ना कि अध्यक्ष की, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लेकिन इनका जो अध्यक्ष बनता है वो इन्हीं से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं की वोटिंग द्वारा होता है, यानी वो अप्रत्यक्ष होता है। जो इनका क्या होता है? हेड होता है, यानी कि जो इनका अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन जो ये पंचायत समिति हो गई मध्यवर्ती स्तर पर, लेकिन जो ग्राम पंचायत होता है उसका जो हेड चुना जाता है, ग्राम पंचायत का हेड कौन? मुखिया होता है, वो आपका डायरेक्ट जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आने वाले जो भी आपके वीडियो मिलेंगे यहाँ पर, तो सभी में अच्छे तरीके से आपका सब कवर किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए, आपको पूरी एक एक डिटेल में ये पूरी चीज़ आपकी पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दिया भी गया है इसकी डिटेल। इसके अलावा जो आप पंचायत का होता है, पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इन सभी के लिए आप वीडियो क्लास आप वॉच करिए। इससे रिलेटेड वीडियो क्लासेस और आपकी आएंगी, तो आप बने रहिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पंचायत के कितने स्तर होते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन है 4 स्तर, 5 स्तर, 3 स्तर या 7 स्तर। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, 3 स्तर की होती है आपकी पंचायत। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद के सीईओ को या प्रधान को। तो देखिए, जो सरपंच अपना त्यागपत्र देता है वो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है। यानी पंचायत समिति का अधिकारी कौन होता है? वहाँ पंचायत समिति का विकास अधिकारी, तो उसको त्यागपत्र देता है कौन? सरपंच। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल भी दी गई है। आप डिटेल देखिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, पूरी डिटेल जो दी गई है उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पंचायत या ग्रामीण स्थानीय स्व सरकारी एजेंसियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है या पंचायत की बात की जा रही है। तो इसमें आपका कथन दिया गया है। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत ग्राम सभा का उल्लेख है। अब यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद पढ़ना काफी अनिवार्य हो जाता है, और जितने भी अनुच्छेद हम सभी आपको पढ़ाएंगे, कोई भी यहाँ पर चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा का उल्लेख किसमें किया गया? 348 में। उसके बाद दूसरा आपका क्या है कथन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन निकायों के चुनाव को कराने का प्रावधान है। तीसरा आपका कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243D में सीटों का आरक्षण का उल्लेख है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से कथन सही है, यही आपका पूछ रहा है। 1 2 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा? तो देखिए, पहला जो आपका कथन दिया गया है 348 के तहत यहाँ ग्राम सभा का गठन नहीं किया जाता, ये गलत है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा इन निकायों का चुनाव कराने का प्रावधान है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। भारत के अनुच्छेद 243D में क्या है? आरक्षण दिया गया है सीटों का, तो ये भी सही है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3 किसमें है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर, यहाँ पर 2 और 3 दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा देखिए आपका अनुच्छेद जो 243A है उसी में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान कर दिया गया है। बाकी भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अनुच्छेद हमने यहाँ पर कवर किया है, आप एक एक अनुच्छेद यहाँ पर देख लीजिए, जिससे आपको चीज़ें आगे जो हम टेस्ट लाएंगे उसमें आसानी रहेगी उसको सॉल्व करने में, जो क्वेश्चन आएंगे। 243 में आपकी परिभाषा दी गई है पंचायती राज के बारे में विषय में। 243A में ग्राम सभा गठन का प्रावधान है, 243B में पंचायतों का गठन का प्रावधान है, 243C में पंचायतों की संरचना का प्रावधान है, 243D में संरचना मतलब कितने सदस्य होते हैं, क्या यहाँ पर कैसे नियुक्त होते हैं, ये सब दिया गया है। पंचायतों यहाँ पर देखिए 243D में क्या स्थानों का आरक्षण है या सीटों का आरक्षण है। 243E में क्या है? पंचायतों की अवधि दी गई है। 243F में सदस्य के लिए निरअर्हताएं दी गई है, यानी कौन इसका सदस्य नहीं हो सकता है, उसका वो दिया गया है। इसके अलावा 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व दिया गया है। 243H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और निधियां उनकी दी गई हैं, यानी कि ग्राम पंचायत का ही खुद का निधि होता है। 243I में वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा ये वित्तीय स्थिति के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा 243J द्वारा पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा का यहाँ पर दिया गया है इसमें। इसके अलावा 243K में पंचायतों के लिए निर्वाचन,
ये दिया गया है। निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। 243 एल में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, यानी संघ राज्य क्षेत्र में भी पंचायती राज को लागू करने का प्रावधान दिया गया है। 243 एम में इस भाग के कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। किस भाग, ये देखिए संघ राज्य क्षेत्र में भी कुछ भागों पर आपका लागू नहीं होगा, या भारत में कुछ भागों पर आपका पंचायती राज लागू नहीं होता है कुछ क्षेत्रों में, तो वो 243 एम में दिया गया है। 243 एन में क्या दिया गया है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, ये दिया गया है। 243 ओ काफी इंपॉर्टेंट है, ओ वाला, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी निर्वाचन संबंधी जो भी कानून बनाए जाते हैं, तो वो आपका 243 ओ में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? भारतीय संघ व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, तो सभी को आंसर पता होगा, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन भी हमने लिए हुए हैं, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका है, तो ऑप्शन इसमें दिया गया 1984, 1975, 1977 या 1952, तो सेंसर क्या हो जाएगा? 1977 में आपका अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। यहाँ पर आपका सी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम बताइए। अब यहाँ पर राजीव गांधी के द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया था, तो वो आपको नाम बताना है कौन सा है। तो हम जब समितियाँ पढ़ाएंगे एक एक समिति कब किसका गठन किया गया, उसके बाद क्या चीज़ हुआ कि उसका गठन किया गया उस समिति का, तो वो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसी में राजीव गांधी भी आपके यहाँ पर आते हैं, उनके द्वारा भी समिति का एक सुझाव दिया गया था, गठन किया गया था, तो वो आपकी समिति बतानी है। तो अशोक मेहता थी कि LM सिंधवी थी या GV के राव थी या बलवंत राय मेहता, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? LM सिंधवी, यानी बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अब इसकी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो LM सिंधवी भारत में पंचायती राज से संबंधित समितियों में से एक है और 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ये नियुक्त किए गए थे। तो ये राजीव गांधी की जब सरकार बनी थी तो उसके द्वारा ये क्या है, इस समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अन्य डिटेल भी आपकी दी गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनजाति कल्याण या जनगणना। तो ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं होता है? तो जनगणना कार्य ग्राम सभा का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ग्राम सभा विधायी निकाय है जो ग्राम स्तर पर संचालित होती है, वो स्थानीय ग्रामीण स्तर पर एक मंच है जहाँ लोग स्थानीय विकास और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं और चर्चा कर सकते हैं। ग्राम सभा के कुछ कार्य यहाँ पर दिए गए हैं आपके, देख लीजिए। तो ग्राम सभा के कार्यों में क्या क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य है, जल योजना है, ये सब इनके काम है, इनको जरूर रीड करिएगा। आदिवासी कल्याण पेशा वगैरह एक्ट जो आपका है इसी के अंतर्गत दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है आदिवासी कल्याण वाला, ग्राम सभा के तहत जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इजी है, भाग 6, भाग 8, भाग 4 या भाग 9, तो सभी को पता होगा पंचायती राज किस भाग में है, आपका भाग 9 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया, कथन दिया गया है, भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, उप महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, उप महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 है, केवल 2 कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका कथन है, भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत करती है, बिल्कुल सही है। उप महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी सही है, उप महानगरीय क्षेत्रों के लिए। देखिए हालांकि ये आपका महानगरीय क्षेत्र इसमें लग रहा है, उप महानगरीय क्षेत्र के सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के पूर्ण दायित्व नहीं का रहता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 250, 243, 255 या 245, तो इसका भी आंसर लगभग सभी को पता होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद बी, यानी कि अनुच्छेद यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी होगा, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर लिया था। तो पहला वीडियो लेक्चर जो आपको मिला है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं, शॉर्ट में ही इतने क्वेश्चन उससे कवर किए गए हैं कि आपके लगभग मिनिमम कम से कम 507 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज ये पहला वीडियो लेक्चर मिला के आपके आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, पंचायतों के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 5वीं, 8वीं, 3री या 11वीं, तो सबको पता है जो अनुसूची आपकी 11वीं है जिसमें आपका क्या है, पंचायती राज को ऐड किया गया था, वो आपका अनुसूची 11वीं है, तो ध्यान रखिएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 12वीं अनुसूची में आपकी क्या है, नगर पालिका है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी जो क्वेश्चन आपके आते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से भी आप पढ़ें, जब तक आप वहाँ डीपली नहीं पढ़ेंगे ये कुछ पॉइंट आपके निकल कर नहीं सामने आएंगे, या कुछ पॉइंट वहाँ पर बताए नहीं जाते, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये पंचवर्षीय योजना पूछ दिया गया है यहाँ पर कि उस वर्ष मतलब उस वक्त किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो राजस्थान में आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना वहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रथम थी, चतुर्थ थी, प्रथम थी, द्वितीय थी या तृतीय थी, तो आपको बताना है। तो इसका जो सेंसर आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पर उस समय सेकंड आपकी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लागू कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में तीन स्तरीय लागू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें 3 स्तरीय ही ढांचा था, तो उसी को डायरेक्ट लागू कर दिया आपके राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा, एक एक डिटेल यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, और सब हम वीडियो लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या चुनाव आयोग अधिनियम। तो सबको पता है पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था जो की गई है, यानी कि व्यवस्था का मतलब उसमें केवल लिखा गया है कि राज्य इसकी व्यवस्था करेगा, तो वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा गया है कि पंचायती राज की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो वो राज्य के ऊपर डाल दिया गया, लेकिन जब संशोधन इसको किया गया 73वां, तो ये हमेशा के लिए अनिवार्य बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इसको, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है, पिछले वीडियो लेक्चर में कवर हो गया है ये, इसका आंसर आपको पता होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संसद या राज्य विधानसभा। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। अब 3 स्तरीय है तो उसमें एक शामिल नहीं है, यानी कि 3 स्तर में आपको तीनों का नाम याद रखना जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सी प्रणाली है कि 3 स्तर की क्या क्या नाम है उनके। तो पंचायत समिति हो गया, ग्राम समिति हो गया, ग्राम पंचायत या जिले परिषद। तो सेंसर क्या हो जाएगा, ग्राम समिति होती ही नहीं है, ग्राम पंचायत आपकी होती है। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपकी होती है, और मंडल यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रखंड स्तर या खंड स्तर पे जो आपकी होती है वो आपकी यहाँ पर पंचायत समिति होती है, ए नंबर वाली। ठीक है, ग्राम पंचायत तो आपकी फर्स्ट नंबर पे हो गई, यानी सबसे नीचे होती है। उससे जस्ट ऊपर आपकी पंचायत समिति सेकंड नंबर पे होती है खंड स्तर पर। उसका अब सबसे ऊपर आपका चला जाता है जिला स्तर, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो तीनों के नाम ध्यान रखिए, पहला आपका नाम क्या हो गया, ग्राम पंचायत, दूसरा नाम पंचायत समिति, और तीसरा नाम जिला परिषद। जो नहीं है वो आपका ग्राम समिति, बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। मेला में बाजार कर, मृत्यु कर, पेयजल कर या भूमि स्थानीय कर। तो जो आय का मेन स्रोत आपका मेला में बाजार कर यहाँ पर इसके ऑप्शन के थ्रू आएगा, ए नंबर इसका सेंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन, पंचायत का जो निर्वाचन होता है संबंधी मामलों में न्यायालयों का वर्जित होगा। क्या, न्यायालयों का यहाँ पर हस्तक्षेप वर्जित होगा। तो जो हमने अभी आपको ऊपर जो अनुच्छेद अभी हमने पढ़ाए थे उसमें जो अनुच्छेद लिखे गए थे 243 ए बी, इस तरह आपने ऊपर जो पढ़े हैं, तो उन्हीं में सबसे लास्ट में जो आपने अनुच्छेद पढ़ा था वही वो अनुच्छेद है। तो वही आपको अनुच्छेद बताना है वो कौन सा यहाँ पर सही होगा। क्या होगा उसमें, निर्वाचन पे जो भी कानून बनाएगा न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो कानून बनाता है या निर्वाचन संबंधित जो भी कानून बनाया जाता है आपका जो भी मामले वगैरह रहते हैं उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसके राज्य द्वारा ही निपटाया जाएगा। तो अनुच्छेद 243 ओ हो गया आपका, अनुच्छेद 312 ए हो गया, अनुच्छेद 324 डी हो गया, अनुच्छेद 350। तो बताइए इसका जो सेंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243, यहाँ पर 243 ओ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऊपर हमने जो अनुच्छेद आपको बताए थे 243 ए बी, इस तरह करके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की गलियों की रोशनी। तो ग्राम पंचायत का काम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, परिवहन सुविधाएं, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ई पंचायत के उद्देश्य हैं। अब देखिए ई पंचायत भी आपका शुरू किया गया था अभी हाल ही के दिनों में, तो इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है ई पंचायत क्या है। तो इसको भी हम वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें ऑप्शन देखिए, ई पंचायत का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ये पूछा जा रहा है। उद्देश्य कौन सा है, पंचायतों की पारदर्शिता लाना, निर्णय प्रक्रिया में सुधार, आईटी के प्रयोग को बढ़ावा देना। तो बताइए तो ई पंचायत का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, पंचायतों में पारदर्शिता, यानी सब चीज़ें जो आपका ऑनलाइन वगैरह होंगी उसमें पारदर्शिता रहेगा। उसके अलावा निर्णय प्रक्रिया में भी सुधार यहाँ पर इसी के थ्रू किया गया है। आईटी का ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग आपका होगा, तो आईटी टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में विकास किया गया है। तो ये सब इसका उद्देश्य है ई पंचायत का, इसीलिए इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सभी सही है, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित है और इस अवधि से पहले यदि भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव करना आवश्यक है। पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके लिए वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा। तो यहाँ पे देखिए
कथन कौन कौन से गलत हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो आपका सही है, 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। इसके अलावा पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, ये भी सही है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटें अनिवार्य रूप से यहाँ पर दी गई हैं, तो ये भी सही है। लेकिन योजना आयोग इसके लिए वित्त आयोग की व्यवस्था नहीं करता है, तो ये गलत है। तो डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? जनता की भागीदारी, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना, स्थानीय लोगों की भूमि का कर एकत्र करना यानी कर के लिए दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों की शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को रोकना। तो बताइए मुख्य रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें? तो इसमें मुख्य रूप से जनता की भागीदारी यानी प्रशासन में जनता की भागीदारी हो सके। अब क्योंकि लोकल स्तर पर जो प्रशासन होता है यानी सरकार जो होती है, मुखिया वगैरह, वो आपके क्या होते हैं, वहीं के व्यक्ति वहाँ पर चुनाव में खड़े होते हैं, चाहे वो निर्दलीय खड़े हों या किसी चुनाव चिन्ह के द्वारा खड़े हों, तो वो जनता ही एक प्रकार से है वहाँ की। तो बाद में चुन ली जाती है, अब वो जीत जाता है तो मुखिया बन जाता है। तो जनता की यहाँ पर क्या भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति का गठन ग्राम स्तर पर होता है कि प्रखंड स्तर पर, कि अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, क्या होता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रखंड या खंड स्तर पर आपका पंचायत समिति होती है। उसके अलावा सबसे निम्न स्तर जो होता है गांव की ग्राम यहाँ पर होती है, ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। उसके अलावा प्रखंड स्तर पर आपकी होती है पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से संबंधित निर्णय एक आयोग द्वारा लिया जाता है। स्थानीय संस्थाओं में 30% का आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित है। स्थानीय प्रशासन को आवश्यक धन एक आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो सही नहीं है आपका, एक आयोग द्वारा इसका धन जो होता है उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो ये सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने की सुझाव किस समिति ने दिया था? यानी चुनाव चिन्ह के आधार पर वो चुनाव लड़ सकते थे, तो वो किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति या राव समिति? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक एक समितियाँ जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से आपको सही बताना है। पंचायती राज की संकल्पना सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। पंचायतों के माध्यम से गाँव का विकास करना, गाँव की समस्या स्थानीय स्तर पर हल करना, ग्रामीण समुदायों को प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वावलंबी बनाना, पंचायती राज की सफलता पर ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो ये कथन में से आपको बताना है कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए, पंचायती राज की संकल्पना सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और इसका माध्यम से गाँव का विकास करना, ये भी सही है। और ग्रामीण समुदाय को प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वावलंबी बनाना, ये भी सही है। पंचायती राज की सफलता पर भी भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है, ये भी सही है। चारों के चारों यहाँ पर कथन जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सब सही है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये 1, 2, 3 और 4, यानी ये डी नंबर आपका है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तारित, यानी इसका जो दिया गया है कानून, जो आमतौर पर पेशा, यानी यही आपका जो है पेशा कानून के रूप में जाना जाता है, पारित किया गया भारतीय संसद में। निम्नलिखित में से पेशा कानून के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन उपलब्ध कराना है। अब ये तो आप अनुसूचित क्षेत्र के लिए जारी किया गया है, तो अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासन तो उपलब्ध कराएगा ही, पहला कथन तो आपका सही है। इसके अलावा ग्राम सभाओं को शक्ति से वंचित करना, यह जनजातियों का हित संरक्षित करता है। यह जनजातियों के उत्तराधिकारियों के संरक्षण हेतु लोक सुनवाई करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह ग्राम सभाओं की को शक्ति से वंचित करता है, ये गलत है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया, तो ये इसका गलत है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? अब इस क्वेश्चन को समझिए। पहली बात तो क्वेश्चन की भाषा को आप समझिए। क्वेश्चन की भाषा को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व भी कर लेंगे उसको समझ के, और पढ़ा होना चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी भाषा को आप समझिए। लिखा गया है ये, संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन है महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, मध्यम वर्ग या कृषक वर्ग। इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। आप इसका आंसर आप अभी कभी कमेंट कीजिए, आप इसका आंसर क्या मान के चल रहे हैं। यदि आपने पंचायती राज पढ़ी है या कुछ भी थोड़ा बहुत आप इस पहला चैप्टर ही पढ़ा जो हमने वीडियो क्लास ली थी, उसके द्वारा भी इसका आंसर दिया जा सकता है।
इसके अलावा आप थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। देखिए क्या हो गया, एक तो ऐतिहासिक कदम लिखा गया है, उसके अलावा किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण किया गया। हस्तांतरण का मतलब, सत्ता हस्तांतरण का मतलब है वही लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो बनेगी, लोकल गवर्नमेंट मतलब मुखिया जो बनेगा। तो अब यहाँ पे ये तो आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो इसका होगा वो महिला वर्ग होगा। पहली बार ऐसा किया गया था, उनकी सीटें इसमें दे दी गई थी, सभी को पता है, सीटों का प्रावधान इसमें कर दिया गया था कि इतनी आरक्षित सीटें महिला की रहेंगी, यानी चुनाव जब होता है आपका 5 साल बाद मान लीजिए इनकी भी सीटें आ जाती महिलाओं की, तो यही आपका इसमें है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये आपका क्या हो गया, समाज के इस वर्ग यानी महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की इसको दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सभी समितियां पढ़ लेंगे, जितनी भी आपकी बनाई गई थी समितियां पंचायती राज के लिए, तो यहाँ पर उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सभी में आपका जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर आपके दिए थे, उसके बाद अशोक मेहता समिति आप यहाँ पर 2 स्तर की बात यहाँ पर की गई थी। तो इस तरह आपके समितियाँ अलग अलग स्तरों की बात की थी, और क्या और भी बातें की गई थी समितियों के बारे में, तो वो पढ़ना जरूरी हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समितियाँ के द्वारा ही आपका ये पंचायती राज आपका आया, उसके बाद संविधान में इसको ऐड किया गया। तो यहाँ पर 2 स्तर जो किया गया था अशोक मेहता समिति में, तो वो 2 स्तर कौन कौन से थे आपको ये बताना है। मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद, ग्राम सभा एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये 2 ही स्तर पर इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था, एक आपका मंडल स्तर पर सुझाव दिया गया था जो कि मंडल पंचायत हो जाएगी, दूसरा जिला स्तर पर सुझाव दिया था जो कि जिला परिषद हो जाएगी। तो मंडल पंचायत और जिला परिषद 2 यहाँ पर इनका स्तर था। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों बीपीओ के एग्जाम के लिए आपका बैच यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। 9807342092 पर व्हाट्सएप करके आप यहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा कोर्स की फीस 349 यहाँ पर रखी गई है, पूरी डिटेल में कवर की जाएगी, जिसमें आपका पंचायती राज भी रहेगा, इसके अलावा कंप्यूटर भी आपका रहेगा पूरा, और यूपी जीके भी यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसी फी में आपका इंक्लूड रहेगा। 35 यहाँ पर मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज, इसके अलावा 10 फुल मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कोर्स से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा अन्य PDF जो हम शेयर करते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।